हेलो एवरीवन। सो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक जो भी टॉपिक्स देखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक मतलब एकदम बेसिक, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, एकदम बेसिक से, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। और क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही है, तो सारे गेट के क्वेश्चंस ही है। अगर ये बन गए तो ऑब्वियसली गेट के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो एकदम पुराने ईयर से लेके हम एकदम लेटेस्ट ईयर तक के सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। वो सारे जो भी हमने टॉपिक्स देखे उससे रिलेटेड ही हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ g of s is a stable transfer function, then f of s equals to 1 upon g of s is always a stable transfer function, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक g of s एक ट्रांसफर फंक्शन दिया, ठीक है। अब वो ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है। ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है उसका मतलब क्या? हमने देखा था स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में लेक्चर 4 में कि स्टेबल सिस्टम मतलब हमारे जो पोल्स है वो हमेशा LHS में लाई करने चाहिए, ठीक है। तो अगर पोल्स LHS में, या ये कॉन्जुगेट पोल्स भी हो सकते हैं, है ना, बट LHS में लाई करने चाहिए। हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, ये हमारा S प्लेन है ना, C ये सिग्मा और ये J ओमेगा, ये हमारा S प्लेन है। तो हमेशा LHS में पोल्स लाई करने चाहिए, तभी हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट हम देख सकते हैं कि ये g of s जो ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें जीरोस का कोई रोल नहीं है, है ना। हम स्टेबिलिटी किससे डिफाइन करते हैं? हम स्टेबिलिटी सिर्फ पोल से डिफाइन करते हैं। तो अगर पोल्स के बारे में हमें आइडिया हो गया तो हम स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बता सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में बोला है g of s इज़ अ स्टेबल सिस्टम, मतलब इसके जो पोल्स हैं वो LHS में लाई करते हैं। देन f of s इक्वल्स टू 1 upon g of s इज़ ऑलवेज अ स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन। अब ऑब्वियसली अगर 1 upon g of s किया तो हमारा सपोज g of s क्या है, ये हमारे हैं ज़ीरोज़ और ये हमारे हैं पोल्स, और हमने f of s फाइंड करने के लिए 1 upon g of s किया, विच इज़ पोल्स अपॉन ज़ीरोज़, ठीक है। तो ज़ीरोज़, ये जो ज़ीरोज़ है वो नीचे आ गए, और f of s के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारे क्या है, पोल्स है। अब इसके बारे में तो कोई आइडिया हमें पता नहीं है कि ये RHS में भी लाई कर सकते हैं, LHS में भी लाई कर सकते हैं, है ना। सो f of s क्या हो जाएगा, f of s या तो इधर एक स्टेबल सिस्टम हो सकता है और एक अनस्टेबल सिस्टम भी हो सकता है ना। वी कांट से, तो यहाँ पे जो ऑलवेज अ स्टेबल सिस्टम है इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, एकदम ईजी क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ईजी रखा था ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, है ना। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस देखे हैं। सो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या देखा था, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की डिफरेंट जो कैटेगरीज है वो देखी थी, ठीक है। वो पार्शियल फ्रैक्शन का नॉलेज यूज़ करके हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है जब दो पोल्स ऐसे होता है तो इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 3। सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, सपोज़ कि हमारा कोई ट्रांसफर फंक्शन है g of s, ठीक है। तो g of s को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो किसी को अगर नहीं पता है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करता है तो ये देख के पता कर सकता है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा g of s। अब हम क्या करते हैं, हम s प्लस 1 s प्लस 3 हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, a यहाँ पे s प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है, s प्लस 1 कट जाएगा, प्लस b टाइम्स s प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब इक्वल्स टू हमारा जो भी न्यूमरेटर है वो हम यहाँ पे s प्लस 5 करके लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम s की एक ऐसी वैल्यू डालेंगे जिसकी वजह से हमारा a 0 हो जाए, और s की एक ऐसी वैल्यू डालेंगे जिसकी वजह से b 0 हो जाए, ठीक है। तो सपोज़ हमने s इक्वल्स टू -3 लिया, तो ये पार्ट हो गया 0,
और ये -3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 2, ये पार्ट 0, b यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो हमारा b क्या आ जाएगा -1। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने s को -1 पुट किया तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 = a टाइम्स 2, राइट, करेक्ट है, हाँ। सो a क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब बेसिकली हमें इसको वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, तो कर देता है। a क्या है 2 2/s + 1, और b क्या है -1/s + 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। अब 1/s + 1 किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 3 देखा है, तो जो भी इंपॉर्टेंट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो हमने देखा है, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, तो 1/s + a इसका ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, e⁻−at का, राइट। तो e⁻−at, यहाँ पे a क्या है हमारा 1 -t, सिमिलरली -e⁻3t, डन। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा g(s) था, तो g(s) का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा g(t), सो ये हो गया g(t) 2 e⁻t -e⁻3t। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो दिस इज इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g(s), राइट। सो हमने फाइंड कर लिया, वेरी इजी। ठीक है, तो ये 2 इजी क्वेश्चन थे, अब नेक्स्ट इजी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 को पहले रीड करते हैं। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम इज द यूनिट स्टेप फंक्शन u(t). ठीक है, for t greater than 0 the response of the system to an excitation of e⁻at u(t) for a greater than 0 will be। अब सबसे पहले ये वाला लाइन पढ़ते हैं, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ LTI सिस्टम। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम कैसे डिनोट करते थे, h(t) से, राइट। वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, u(t). हमने देखा था टाइप्स ऑफ इनपुट में हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन u(t) को हम u से डिनोट करते हैं, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर t greater than 0, ठीक है, कॉजल सिस्टम है बेसिकली, ये बताना चाहता है। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन मतलब हमारे सिस्टम को जो एक्साइट कर दे, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, हमारा इनपुट जब तक नहीं डालेंगे हम, जब तक कोई सिस्टम को हम इनपुट नहीं देंगे तब तक वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा नहीं अपने आप, राइट। तो हमारे सिस्टम को एक्साइट कौन करता है, एक इनपुट, तो एक्साइटेशन मतलब इनपुट। अब इनपुट भी दिया हुआ है, इनपुट क्या है, इनपुट को सपोज हम x(t) से डिनोट करते हैं, x(t) से, सो क्या हो जाएगा e⁻at u(t), करेक्ट है। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। मैंने बताया था रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। तो ये मैंने पहले बताया हुआ है लेक्चर्स में। तो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम कैसे फाइंड करेंगे, अब क्योंकि ये टाइम डोमेन में दिया है और हमें पता है टाइम डोमेन में क्या होता है, हमारा y(t) क्या हो जाता है x(t) कॉन्वोल्यूशन विद h(t), है ना। अब या तो हम ये दोनों का कॉन्वोल्यूशन कर ले जो बहुत लेंदी हो जाएगा, या फिर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं जो बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। तो y(s) क्या हो जाएगा x(s) मल्टीप्लाइड बाय h(s), है ना। कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन लैप्लेस डोमेन, है ना। तो अब सिंपल है, हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा u(t) का लैप्लेस एंड फिर इसका लैप्लेस, तो यहीं पे फाइंड करता है। हमें पता है इसका लैप्लेस क्या होता है, हमने 2 बार देख चुका है अब, तो अब गड़बड़ नहीं है। 1/s और इसका क्या हो जाएगा, ये भी हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स में देखा था, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s + a, ठीक है। अब हम इस पर सिंपली पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब तो सिंपल है, अब पार्शियल फ्रैक्शन करना है बेसिकली, जो हमने देखा है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट था जो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना काफ़ी बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये क्वेश्चंस आते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 1/s मल्टीप्लाइड बाय 1/s + 1। अब इसका बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे हम, तो कर ही देते हैं यहाँ पे a/s + b/s + a, ठीक है। अब अगर दोनों न्यूमरेटर को हम
एस प्लस ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए टाइम्स एस प्लस ए प्लस बी टाइम्स एस, विच इज़ इक्वल टू, जो भी न्यूमरेटर है हमारा 1 है, ठीक है। तो अगर एस को हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा 1/a, ए क्या हो जाएगा 1/a, है ना। और अगर हमने s को -a रखा तो ये टर्म 0, b क्या हो जाएगा -1/a, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा b। अब सिंपली क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट करके हमें इन्वर्स लैप्लेस फाइंड करना है ताकि हमें रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मिल जाए। तो 1/a को कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि a भी 1/a है, b भी -1/a है, तो 1/a को कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा 1/s माइनस ऑफ 1/s प्लस a, ठीक है। अब इसका इन्वर्स लैप्लेस क्या हो जाएगा 1/a, 1/s का 1 विच इज़ बेसिकली u ऑफ t जो हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, माइनस ऑफ e रेज टू -at u ऑफ t, तो u ऑफ t को बाहर ही ले लेते हैं, है ना। सो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आ गया, है ना। रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम को हमेशा टाइम डोमेन में एक्सप्रेस करता है, कभी भी लैप्लेस डोमेन में y ऑफ s करके फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है। तो ये मैं मिटा देती हूँ। ओके, सो हम ये देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय h ऑफ s इज इक्वल टू दिस, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे अभी भी एकदम लेटेस्ट ईयर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, विच इज़ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये हमने देख चुका है, जब हमने क्या पढ़ा था ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, जो भी चीज़ें पढ़ी थी हमने उसमें देखा था डिटेल में, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन हम हमेशा लैप्लेस डोमेन में एक्सप्रेस करते हैं, तो जब उसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तब हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स हमेशा टाइम डोमेन में, राइट। सो ये हो गया। अब बस क्या है, अब बस हमें सिंपली देखना है, h ऑफ s हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर हम ट्रांसफर फंक्शन का कर ले तो हमें मिल जाएगा हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना। तो हम देख लेते हैं ये। अब ऑप्शंस अलग है, ठीक है। अब हम इसको ना हम सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली दिए हुए हैं, तो उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें क्या पता है कि लैप्लेस ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमें इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना है 1/s² s-2 का, राइट। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में भी है, तो हम कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, हम ये देख सकते हैं 1/s² एक टर्म है, 1/s-2 एक टर्म है, तो क्योंकि ये किस में है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में है, तो इसका अगर हम कॉन्वोल्यूशन करेंगे टाइम डोमेन में तो क्या हो जाएगा 1/s²। ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, t का, t u ऑफ t, रैम्प फंक्शन का। तो सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं t u ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विथ s-2, किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, e रेज टू 2t का, e रेज टू 2t मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ t, है ना, e रेज टू 2t मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ t, ठीक है। तो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है, मतलब u ऑफ t को बेसिकली यहाँ पे कॉमन किया हुआ है, तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें पार्शियल फ्रैक्शन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, वरना हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके फाइंड कर सकते थे, बट ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी ऑप्शंस मैच नहीं कर रही है, -2 है, -2 नहीं होगा ऑब्वियसली, हमने देखा है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसमें मिस्टेक नहीं करना, ये मिस्टेक्स हो सकती हैं यहाँ पे। फिर मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं आएगा, क्योंकि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में अगर मल्टीप्लिकेशन में तो इन्वर्स करेंगे तो कॉन्वोल्यूशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, और ये तो ऑप्शन वैलिड ही नहीं है, ये क्या ही ऑप्शन है ना। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम 5th और 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अब हम 5th और 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सो 5th क्वेश्चन क्या है, द ओपन लूप गेन ऑफ ए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विद अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिस इज
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओपन लूप गेन दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में ओपन लूप गेन पूछा है ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विद अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिस, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ओपन लूप गेन पूछा है, मतलब हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपल, अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एकदम सिंपली हम कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत यूज़ आता है, ओपन लूप से क्लोज लूप से ओपन लूप। तो ये बहुत ईजी मेथड है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर लेंगे तो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो अब हम वही करते हैं, क्या हो जाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज़ s+4 अपॉन डिनोमिनेटर में से s+4 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 7s में से s माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6s, और 13 में से 4 माइनस करेंगे तो +9, ठीक है। अब इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा d = b² - 4ac 36 - 9 × 36 = 0। सो रूट डी क्या हो गया हमारा 0, और फिर s क्या हो जाएगा -b प्लस रूट डी अपॉन 0, -b प्लस रूट डी 0 है अपॉन 2a, तो a तो 1 है, तो हो जाएगा -3, ठीक है। -3 कितने बार, 2 बार, क्योंकि हमारा रूट डी 0 है। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, s+4 अपॉन s+3 मल्टीप्लाइड बाय s+3, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, अभी तक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड हुआ है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, ओपन लूप गेन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि यूनिटी। हाँ, उसका एक यूज़ है कि मैंने बताया था कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक कंडीशन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो जो सिस्टम है वो एक यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उसका गेन फाइंड करना है, और कौन सा गेन, क्वेश्चन में ओपन लूप डीसी गेन दिया हुआ है, ठीक है, मैं डीसी लिखना भूल गई। सो क्वेश्चन में ये यहाँ पे डीसी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेन तो 2 टाइप के होते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है, एक सिस्टम गेन और एक हमारा डीसी गेन, ठीक है। तो डीसी सिस्टम गेन सिंपल हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे हमारा सिस्टम गेन फाइंड हो सकता है, और जो डीसी गेन है वो फाइंड करने के लिए हमें पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो अब क्योंकि हमें डीसी गेन पूछा है तो हम इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा s/4 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन s/3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। सिमिलरली एक और है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 s/3 + 1, ठीक है। तो अब हम ये वाले टर्म को देखें, ये हमारा क्या हो जाएगा डीसी गेन, ये वाला 3 और ये वाला 3, सो क्या हो जाएगा 4/9, सिंपल, एकदम सिंपल। सो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। उफ। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसमें पूछा है लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज़ दिस, ठीक है। तो एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है, ये। देन एफ ऑफ 0+ एंड एफ ऑफ इन्फिनिटी आर गिवन बाय। तो एफ ऑफ 0+ और एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज़ होगा, ठीक है। हमें फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू पूछा है क्योंकि, राइट। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, सबसे बेसिक जो हम कर सकते हैं। एफ ऑफ 0+ क्या है, हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s f ऑफ s, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ओके। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जैसे फाइनल वैल्यू थ्योरम में एक कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चंस के जो आंसर होता है वो रॉन्ग हो सकता है, तो इसलिए वो उसके जो कंडीशन है फाइनल वैल्यू का वो हम देखेंगे अभी, पहले इनिशियल वैल्यू देख लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s f ऑफ s, ठीक है। तो 2 × s+1 अपॉन s²
प्लस 2s प्लस 5। अब जब भी एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमें s इक्वल्स टू इन्फिनिटी वैल्यू डालनी है तो हम डिवाइड बाय s स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे स्क्वायर है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर, बट जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होगा हम उससे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, ताकि वो 1/s के फॉर्म में आए और फिर वो 1/∞ हो जाए और वो 0 आ जाए आंसर, जो भी हमारा वैल्यू होगा वो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले वही करेंगे, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, s स्क्वायर है, तो s स्क्वायर से हम डिवाइड कर लेंगे ऊपर और नीचे दोनों, तो एक s कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी 1/s रह जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 + 2/s प्लस 5/s स्क्वायर। अब अगर हम s टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू डालें तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये और ये भी 0, हमें वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू। अब हम जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो देखते हैं, फाइनल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू में क्या होता है, f इन्फिनिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s f(s)। पर इसमें कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो भी न्यूमरेटर है ना उसके जो पोल्स है वो हमेशा LHS में लाई करने चाहिए, कभी भी RHS में नहीं होने चाहिए। तो हम इसकी पोल्स चेक करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, 2 2 = 4 माइनस 5 4 = 20, क्या आ रहा है -16, तो रूट डी क्या हो जाएगा 4j, ठीक है। तो हमारे जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, s इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a -1 प्लस माइनस 2j, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, हमारे जो पोल्स है कहाँ लाई कर रहे हैं, ये सपोज हमारा एस प्लेन है, -1 तो एक यहाँ, मतलब बेसिकली कहाँ है, LHS में ही है, जब तक LHS में है तब तक ठीक है। तो अब हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s f(s) क्या हो जाएगा सेम, सो ये क्या हो जाएगा 2s s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब सिंपली क्या करेंगे, हम s इक्वल्स टू 0 डाल देंगे, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 0 डाल दिया तो ये वाला टर्म न्यूमरेटर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 वैल्यू रह जाएगा, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू विच इज़ f इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू थ्योरम में। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। सो अब हम 7th और 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है। तो उस पर जो कंडीशंस हम लगाते हैं ना कि हमेशा जो पोल्स है वो LHS में होनी चाहिए और RHS में नहीं होनी चाहिए, तो अगर हमने कंडीशंस चेक नहीं किए तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो सकता है, वो ये 2 क्वेश्चन से समझेगा, ठीक है। तो हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब कंसिडर द फंक्शन f(t) हैविंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म f(s) इज इक्वल टू दिस, वेयर रियल टाइम ऑफ s विच इज़ सिग्मा, ठीक है। अब ये सब जो डिटेल है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का वो तुम लोग सिग्नल सेंस सिस्टम में पढ़ोगे, तो यहाँ पे वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ f(t), ठीक है। तो फाइनल वैल्यू पूछा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कि हमने पोल्स चेक नहीं किए, है ना, हमने पोल्स चेक नहीं किए कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं हमारे जो f(s) के, और हम डायरेक्ट फाइनल वैल्यू यूज़ करने चले गए। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, s टेंड्स टू 0 s f(s). सो लिमिट s टेंड्स टू 0 s f(s) क्या है, s ओमेगा नॉट अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। सो अब हम s इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा वैल्यू, हम कर देंगे a को टिक और ये हो जाएगा हमारा आंसर एकदम गलत, ठीक है। तो कंडीशन हमेशा चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कैसे कंडीशन चेक करें, तो हमारा जो f(s) है ना उसके पोल्स देख लेते हैं कहाँ लाई कर रहा है। ये हमारा एस प्लेन है। अब ये जो पोल्स है वो क्या हो जाएंगे, s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0,
विच गिव्स एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर विच इज़ S1, 2. दो पोल्स आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, J टाइम्स प्लस माइनस ओमेगा नॉट. करेक्ट. अब ये कहाँ लाई कर रहा है, ये हम देख सकते हैं ये कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे. और मैंने जब स्टेबिलिटी पढ़ाया था और जब हमने पोल्स रखे थे ओरिजिन पे, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो पोल्स का कंडीशन क्या आ रहा था, या तो वो इमेजिनरी है, सॉरी, या तो वो मार्जिनली स्टेबल है, या फिर वो एक अनस्टेबल सिस्टम कहलाता है. ठीक है. तो अगर हम ब्रॉडली देखें, यहाँ पे सिर्फ स्टेबल और अनस्टेबल की बात हो रही है, तो हम ब्रॉडली देखें तो ये जो सिस्टम है वो एक अनस्टेबल सिस्टम है. करेक्ट. तो क्योंकि ये एक अनस्टेबल सिस्टम है इसलिए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, अनस्टेबल सिस्टम है वो. ठीक है. तो मतलब हम क्या करें, अब हम फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो हम ग्राफिकली देखते हैं. अब ग्राफिकली अगर हम देखें तो सपोज़ ये हमारा ग्राफ है. अब अगर इसको हम देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, साइन ओमेगा नॉट टी का. करेक्ट. तो साइन ओमेगा नॉट टी को प्लॉट करके देखते हैं. इसका ये जो हमारा एफ ऑफ टी है वो क्या आ रहा है, बेसिकली साइन ओमेगा नॉट टी है ना. इसका लैप्लेस इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर हम ले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है. सो मतलब ये +1 से लेके -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है कंटिन्यूसली. ये मार्जिनल स्टेबिलिटी का कंडीशन है. ठीक है. ये कहीं जाके स्टेबल नहीं होएगा. ठीक है. इसका जो एम्पलीट्यूड है ना सेम है. सो ऐसे सेम कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता जाएगा. तो ये +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. तो क्योंकि ये +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम इसका एक फाइनल जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं कर सकते. वो कंटिन्यूसली वो +1 और -1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा. तो मतलब हमारा जो सी है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा. राइट. समझा ये कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन. सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी है. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल y ऑफ t इज़ y ऑफ s, दिस इज़ y ऑफ s, देन द फाइनल वैल्यू इज़. अब इसमें भी अगर हमने सपोज कंडीशन चेक नहीं किया और हमने s f ऑफ s अप्लाई कर दिया, s f ऑफ s, तो क्या हो जाएगा 1/s-1. और फिर हम लिमिट s इक्वल्स टू 0 पुट कर दे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. और हम इसको टिक कर देंगे और ये एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग. तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि s-1 जो है वो लाइक कर रहा है RHS में, मतलब हम फाइनल वैल्यू नहीं लगा सकते हैं. तो एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम y ऑफ t फाइंड कर लेते हैं. हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं और फिर इसकी फाइनल वैल्यू चेक कर लेते हैं. ठीक है. तो जो y ऑफ s है वो क्या है, 1/s-1. तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, a/s प्लस b/s-1. करेक्ट. तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस bs इज इक्वल टू 1 है ऊपर तो यहाँ पे 1. अब s इक्वल टू 0 पुट करें तो a क्या आ जाएगा, -1. और s इक्वल्स टू 1 पुट करें तो b क्या हो जाएगा, 1. सो सिंपली यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, a क्या है, -1. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, s-1 माइनस ऑफ 1/s, है ना, क्योंकि a हमारा -1 है, b 1 है. सो अब इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, y ऑफ t. सो क्या हो जाएगा, e⁻t -1 u ऑफ t. ठीक है. हम यहाँ पे कॉजल सिस्टम की बात करते हैं. तो अब क्या है, अब हमें फाइनल वैल्यू चाहिए. फाइनल वैल्यू मतलब y t टेंड्स टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे e⁻t को पुट करें. हमें पता है e⁻t का ग्राफ कैसा होता है, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है. ठीक है. तो क्योंकि हम देख सकते हैं इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी. मतलब हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, अनबाउंडेड सिस्टम है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा. अनबाउंडेड सिस्टम है हमारा. करेक्ट. तो ये 2 क्वेश्चन देख लिए, क्लैरिटी आ गई होगी. अब फाइनल वैल्यू थ्योरम में कभी भी गड़बड़ नहीं करना क्वेश्चन में. ठीक है. क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन तो बनते ही है गेट में, है ना. ठीक है. तो ये हो गए हमारे टोटल 8 क्वेश्चन आज के लेक्चर में. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है. थैंक यू.